ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस। आपने बताना है कि इलेक्ट्रिफिकेशन मेथड में कौन कौन सी यूज होती है, स्पेशली हीट इंडस्ट्री के अंदर। नंबर 1, प्लाज्मा टॉर्चेस, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड फोटोवोल्टिक कन्वर्जन। पक्की बात, इसमें 3 है। इसमें ना डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन भी आ जाएगा, माइक्रोवेव वाला जो प्रिंसिपल होता है ना वो इस पे लगता है, ठीक है। तो एक आधी ऑप्शन दिख जाती है हमें पेपर में, तो आपने पहले प्रिपेयर रहना है। तो इसमें ओनली 3, ये वाला गलत है। फोटोवोल्टिक कन्वर्जन, ये आपको पता ही लग रहा है नाम से, ये सोलर जो वोल्टिक सेल्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो प्लाज्मा टॉर्च आपने देखे थे, अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर ये डेवलप कर लेते थे। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, जैसे माइक्रोवेव वगैरह होते हैं, वहां पे सर्टेन फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को ये प्रोड्यूस करते हैं और उतना ही एरिया गर्म होता है जितना रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपने देखा था, जैसे इंडक्शन नॉर्मली यूज होता है वैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में सेम किया जाता है। एंड फोटोवोल्टिक में जो लाइट होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करा जाता है। तो ये सोलर फोटोवोल्टिक सेल का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉक्ड क्वार्ट्ज और फेल्सपर के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो शॉक्ड क्वार्ट्ज या फेल्सपर होते हैं ये प्लेनर डिफॉर्मेशन फीचर के अंडर बनते हैं और जब इन्हें माइक्रोस्कोपिकली हम देखते हैं, एग्जामिन करते हैं। अगला बोला, मतलब ये प्रोसेस बता दी उसमें कि कैसे कैसे कन्वर्जेंस आती है। दूसरा बोल रहा है कि ये आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करता है कि इस एरिया पे कभी मेटियोराइट इम्पैक्ट हुआ था। तीसरा बोल रहा है कि ऐसा फीचर हाई प्रेशर कंडीशन में ये भी रिप्रेजेंट शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई टेक्टोनिक प्रोसेस चल रही है डीपली। एंड थर्ड बोल रहा है कि ये प्रेशर गीगा पास्कल रेंज तक चला जाता है, उसमें डेवलप करता है। हाँ जी, पहला बताओ। पहला तो ठीक है, जब मेटियोराइट गिरा था तो उसकी जो प्लेनर डिफॉर्मेशन थी वही हुई थी और माइक्रोस्कोप के नीचे पता लग जाता है। पहला बिल्कुल ठीक। दूसरा ये भी ठीक है, मेटियोराइट इज अ कीवर्ड और वहां लिखा था कि नेचुरल प्रोसेस कुछ नहीं है, बाहर से कोई चीज आई थी। तो तीसरा गलत और चौथा भी ठीक। तो 1, 2 एंड 4 ठीक है, यही है स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2026 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है ये मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर है और इसे जापान नेवी ने होस्ट किया। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट करा अपना P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट का यूज करके। एंड एक्सरसाइज को पहले ज्वाइंट एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्रिल बनाया जाता था और ये क्वाड इस कॉन्सेप्ट को लेके आई थी। आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इज आर करेक्ट है। 2 ओनली। पहला बताओ, गलत है। किसने करी? यूएस ने। दूसरा, ये ठीक है। तीसरा, ये भी गलत है। बोला था उसमें ये क्वाड का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये यूएस कंडक्ट करवाता था। इवन साउथ कोरिया वगैरह ने भी इसमें एक टाइम पे पार्टिसिपेशन करी है, पर इस बार ही अगर देखोगे तो क्वाड प्लस न्यूजीलैंड था जिन्होंने सी ड्रैगन 2026 में पार्टिसिपेशन करा और इसका वेन्यू क्या था? गुआम, जो एंडरसन एयरबेस है वहां पे। नेक्स्ट, टर्म गैनेंड्रोमॉर्फ, ये न्यूज में था रिसेंटली और ये साइलेंट वैली में डिस्कवर करा गया। इसका मतलब क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर मेल एंड फीमेल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है और बॉडी बायलेटरली डिवाइडेड है। दूसरा बोल रहा है ऐसी प्लांट की स्पीशी जिसमें मेल टू फीमेल डिपेंड करता है कि एनवायरमेंट में कितना स्ट्रेस है, तो कन्वर्जन होती है प्लांट की स्पीशी में बोला। एंड तीसरा बोल रहा है रेयर डीप सी क्रस्टेशियन है जिनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता और ये अपने शेल के थ्रू रिस्पायर करते हैं। एंड चौथा बोल रहा है हाइब्रिड स्पीशी है जो क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ 2 डिस्टिंक्ट ग्रुप की वजह से बनती है। देखो बी तो सीधा ही गलत है, प्लांट की तो थी नहीं, क्रैब आपने पढ़ा था। और क्या नाम था उस क्रैब का? वेला कार्ली, वेला कार्ली। एंड तीसरा भी गलत है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ नहीं था। एंड चौथा बोल रहा है कि हाइब्रिड होता है, मतलब दो जब डिफरेंट ग्रुप्स आपस में ब्रीड करते हैं तो उससे फॉर्म हुआ था। पर आपने क्या देखा था? ये वाला पार्ट था, ठीक है। तो पहला इज करेक्ट। क्यों बना था? क्या ये एनवायरमेंट स्ट्रेस की वजह से हुआ था? नहीं, उसमें वो बोला था कि एनवायरमेंट का यहाँ पे शायद रोल नहीं है, मतलब एनवायरमेंट में जो स्ट्रेस है उसका कोई रोल नहीं है, वो पहले बता दिया था उन्होंने। शायद वो जो माइक्रो इकोसिस्टम है उसमें सर्वाइव करना पड़ता है, तो इसी वजह से मेल एंड फीमेल ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर आ गए थे। तो गैनेंड्रोमॉर्फ। हचिंसन गिलफोर्ड प्रोगेरिया सिंड्रोम, इसको लेके एक स्टेटमेंट बता रखी है आपको, आपने सिर्फ करेक्ट वाली बतानी है। पहला बोल रहा है ये रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो एजिंग बच्चों के अंदर प्रमोट कर देता है। सेकंड बोल रहे हैं इसमें एक जीन होता है LMNA, उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है और एक एबनॉर्मल प्रोटीन बनती है, दैट इज प्रोजेरिन। एंड तीसरा बोल रहा है ये डिसऑर्डर इनहेरिटेड होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न बनते हैं और पेरेंट से ये डिफेक्टिव जीन बच्चों में चला जाता है। ये तो सीधा ही गलत है,
ये ठीक है बिल्कुल, LMNA के अंदर म्यूटेशन हुई थी और पहला भी ठीक है। तो इसमें जो आंसर है 1 एंड 2, और तीसरा क्यों गलत है, क्योंकि इनहेरिटेड नहीं था। और इवन म्यूटेशन इतनी यूनिक होती है कि आपको एक पेशेंट और दूसरे पेशेंट के आप अगर म्यूटेशन पढ़ोगे वो सिमिलर भी नहीं होगी, तो इनहेरिटेड नहीं है। बाकी ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं था, डोमिनेंट था। ओके जी, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट पूछी है। पहला बोल रहा है इंडिया रैंक करता है 116th पे। दूसरा बोल रहा है कि इसका जो पैरामीटर आता है वो इनइक्वालिटी आता है, वही इंडिकेट करता है कौन सी कंट्री कितनी हैप्पी है। एंड तीसरा बोल रहा है इसको पब्लिश करते हैं ऑक्सफोर्ड वेलबिंग रिसर्च सेंटर, पार्टनरशिप यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन एंड गैलप। ठीक है, 1 एंड 3 ये गलत है क्योंकि 6 पैरामीटर थे। जीडीपी था, परसेप्शन ऑफ करप्शन थी, सोशल सिक्योरिटी थी, देन फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस थी, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ये 6 पैरामीटर्स थे। विद रेफरेंस टू कृषि सखी इनिशिएटिव, कौन सा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट पूछा आपसे। पहला बोला ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है जिसका मेन एम है रूरल संस्थान मेंबर्स को पैरा एक्सटेंशन वर्कर के साथ प्रमोट करना इन नेचुरल फार्मिंग। दूसरा बोल रहा है ये अम्ब्रेला स्कीम आ जाएगी अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना। एंड कृषि सखी इनिशिएटिव ये रिस्पॉन्सिबल है कि फाइनेंशियल क्रेडिट प्रोवाइड करा जाएगा स्मॉल फार्मर्स को किसान क्रेडिट स्कीम्स के थ्रू। तो 1 एंड 2 है इसमें। ये एक्सटेंशन सर्विसेज में था, फाइनेंशियल सर्विस नहीं थी इसमें। वो जो बोला था कि डिफरेंट कृषि सखी इनिशिएटिव, याद करो, पैरा एक्सटेंशन वर्कर, एक्सटेंशन सर्विसेज जो ऑलरेडी वो लखपति दीदीज वगैरह में इन्वॉल्व थी, उन्हीं को आगे ट्रेन करा जाएगा। तो उसमें नई सी कोई असिस्टेंस ऐसी फाइनेंशियल नहीं दी जाएगी आपको। तो 1 एंड 2। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग एप्लीकेशन। आपने बताना है कौन से में हीलियम का यूसेज नहीं रहता। तो नंबर 1 इज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 2 MRI स्कैनिंग, थर्ड है ऑप्टिकल फाइबर प्रोडक्शन, चौथा है वेल्डिंग, पांचवा है थर्मल पावर जनरेशन। आपने बताना है हीलियम का यूज किसमें नहीं होता। पहला बताओ, सेमीकंडक्टर, इसमें तो होता है, MRI में, इसमें भी होता है, ऑप्टिकल फाइबर प्रोडक्शन इसमें भी होता है, होता तो है, चौथे यही थी तीसरे पे, वेल्डिंग में, इसमें भी देखा था, पांचवा थर्मल पावर जनरेशन। देखो नाम से पता लग रहा है आपको हीट जनरेट करवानी है और हीलियम तो अल्ट्रा कूल कंडीशन प्रोवाइड करती है, तो ये गलत है। आंसर इज डी। ओहो, उल्टा बोल दिया, आपसे नॉट करेक्ट पूछा था, नॉट करेक्ट मतलब जो नहीं, जहां पे हीलियम का नहीं यूज होता तो ओनली 1 ए इज करेक्ट आंसर, नॉट पूछा था, ये स्किप मत करना। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू सिप्री रिपोर्ट। पहला बोल रहा है 2021 से 2025 का डेटा उठाया और साथ में बताया कि जो इंपोर्ट्स हैं वो रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान सबसे ज्यादा इंपोर्ट करे हैं यूरोप ने, पहला स्टेटमेंट। दूसरा बोल रहा है इंडिया लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टेड है ग्लोबली और इसके जो इंपोर्ट है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होते जा रहे हैं। तीसरा बोल रहा है यूएस अभी भी सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है आर्म्स का, तो दूसरा तो सीधा गलत है। कौन सा रैंक है? दूसरा। ठीक है, तो इसका आंसर इज 1 एंड 3 आएगा। यूरोप का बोला तो था हाईएस्ट एवर कि सबसे ज्यादा, जब रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट हुए तो इन्होंने परचेजिंग शुरू कर दी है। यूक्रेन तो फर्स्ट रैंक पे है, पर यूरोप की एक लाइन लिखी थी उसमें कि 1980s के बाद में सबसे ज्यादा यूरोप ने करा है। ये ओवरऑल कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखना है स्टेटमेंट यूरोप का। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ, सबसे पहले तो बोला 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, इतना आपको सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान दिया जाएगा। अगला बोल रहा है जो बेनिफिशियरी हैं उनका डेटा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के डेटा से उठाया था। 2024 से 25 की एक्सपांशन में जितने भी सीनियर सिटीजन 70 साल से ऊपर के हैं सभी को इंक्लूड कर दिया था। ये ठीक है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड ही है, ठीक है ये। और सेकेंडरी और टर्शरी में बोला था प्री हॉस्पिटलाइजेशन के 3 दिन थे, पोस्ट में 15 दिन थे। और इसी से तो उठाया है सारा डेटा 11 के सेंसस से कि वो जो वल्नरेबल फैमिलीज हैं BPL के अंडर आती हैं उनको पहले हमने कवर अप करना है। और लास्ट ईयर यही तो करा था, 70 साल से जो ऊपर के सीनियर सिटीजन हैं उन सभी को इंक्लूड कर दिया। हाँ, लास्ट सेंसस भी यही है। और इसमें देखो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था ये, तो उसी में से डेटा उठाया कि जो सबसे वल्नरेबल है पहले उनको हमने ये प्रैक्टिस इन्वॉल्व करनी है। तो यहाँ पे ऑल 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट, ठीक ही थी ना सारी? हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इसको भी कर ही लो, स्पोर्ट्स वाले आर्टिकल से है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर अंडर 19 जो इंडियन क्रिकेट टीम है उन्होंने वर्ल्ड कप को, नहीं पहले ढंग से देख लो, इन्होंने बोला कि जो आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन है उसमें से बताना है आपने। थर्ड 24 क्यों बोला? अभी जो जीता था इस वजह से ये न्यूज में आया। तो एक तो 26 है और उसके पहले 2000 था, फिर 2008 था, फिर 2018 था। तो अंडर 19 की बात हुई और कहाँ पे हुआ वेन्यू? तो जिम्बाब्वे नामीबिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो उनके अगेंस्ट हमने जीता। अंडर 19 की बात करी और ये 2000, 2008, 2012 इवन और 2018 और 2022 ये आ जाते हैं कई बार रैंडम से सवाल, तो ईयर्स याद रख लेना। ठीक है, आयुष महात्रे इसमें कैप्टन थे, 100 रन विक्ट्री इन 2026 फाइनल। दैट्स ऑल।